जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग रोज की तरह 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ एनालिटिकल बेस्ड चीज़ें होंगी और ये सारी चीज़ें जो भी कंटेंट है वो साथियों PIB, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी की कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है साथियों INS इम्फाल से रिलेटेड। तो आपको ये बताना है कि रिसेंटली INS इम्फाल जो अभी न्यूज़ में था उसका फंक्शन क्या है। ठीक है साथियों, तो आपको ये बताना है कि INS इम्फाल का फंक्शन क्या है। क्या ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, क्या ये ड्रोन डिस्ट्रॉयर है, क्या ये सबमरीन डिस्ट्रॉयर है, या ये एंटीशिप डिस्ट्रॉयर है। ठीक है साथियों, बहुत इजी सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। आपको बताना है INS इम्फाल जो आज ही नेवी को डिलीवर हुआ था 20 अक्टूबर को, तो उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो साथियों उसका सही फंक्शन सबमरीन डिस्ट्रॉयर नहीं है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, INS इम्फाल के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारियां दी गई हैं, उनको देख लेते हैं। तो INS इम्फाल को क्या नाम से जाना जाएगा? यार्ड 12706 विच हैज बीन ऑफिशियली ट्रांसफर्ड टू इंडियन नेवी ऑन October 20th। ठीक है, तो दिस मोमेंटम ओकेजन मार्क मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज इंडिजिनस shipbuilding capabilities enhancing its maritime strength in Indian Ocean region। ठीक है, तो यहाँ पे इम्फाल की बात हो रही है, INS इम्फाल की बात हो रही है। ये थर्ड वेसल है प्रोजेक्ट 15B का। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B क्या बिल्ड कर रहा है? मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। देखिए यहाँ पे लिखा है कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को बिल्ड कर रहा है और 3 बिल्ड हो चुके हैं। कौन कौन से? INS विशाखापट्टनम, INS मारमागांव और आज का INS इम्फाल। ठीक है, कौन कौन सा? विशाखापट्टनम, मारमागांव और इम्फाल। ठीक है, तो और ये किसको कौन बना रहा है? ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बना रहे हैं। ठीक है, कौन बना रहा है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, तो याद रखने के लिए क्या याद करेंगे कि फल जो है वो कभी मिस नहीं हो सकता। ठीक है, फल जो है कभी मिस नहीं हो सकता। तो फल से याद रखेगा इम्फाल और मिस से याद रखेगा मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। ठीक है साथियों, कैसे याद रखेंगे? फल कभी मिस नहीं हो सकता और उसका मज़ा सबको लेना होगा। ठीक है, उसका मज़ा सबको लेना होगा। ठीक है, सबको लेना होगा। मज़ा से याद रखिए क्या है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इनको बना रहा है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? कोई भी जो इंसान कर्म करेगा उसका फल सबको मिलेगा, कोई भी फल मिस नहीं करेगा और सबको फल का मज़ा मिलेगा। ठीक है, फल कोई मिस नहीं करेगा और सबको फल का मज़ा मिलेगा। ठीक है, मिस से याद रखिएगा मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और मज़ा से याद रखिएगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। ठीक है साथियों, और ये प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। और ये भी याद रखिएगा कि इंडियन ने इसके पहले जो 2 INS आए हैं प्रोजेक्ट 15B के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के, वो हैं विशाखापट्टनम और मारमा गांव। ठीक है, कौन कौन से? विशाखापट्टनम और मारमा गांव। ठीक है साथियों, आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रिसेंट में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है जिसके चलते ये ई रूपी CBDC का जो ई रूपी है, जो डिजिटल रुपये आप लोग जानते होंगे, उनको टैक्स करेगा फॉर इंटर बैंक बोरोविंग्स। ठीक है, तो अब जो इंटर बैंक बोरोविंग्स होगी, बैंकों के बीच में बोरोविंग्स होंगी, वो भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से हो सकती है कि नहीं, या उसके क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, तो उसके लिए एक पायलट रन टेस्ट किया जा रहा है RBI द्वारा। ठीक है, तो इस पायलट टेस्ट को रन करने के लिए कितने बैंक्स को इंक्लूड किया गया है आपको नंबर बताना है। ठीक है, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। RBI हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेशंस फाइनेंशियल लैंडस्केप बाय इनिशिएटिंग अ पायलट रन टू टेस्ट द ई-रूपी, अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर इंटर बैंक बोरोइंग। हाउ मेनी बैंक्स हैव बीन इंक्लूडेड फॉर दिस पायलट रन? ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं 6, 7, 8 या 9। तो साथियों इसका सही ऑप्शन है 9। ठीक है, 9 बैंक्स को इंक्लूड किया गया है इस पायलट रन में। ठीक है, ई रूपी प्रोजेक्ट आप जानते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, एक डिजिटल मतलब जो रुपी है उसी का डिजिटल वर्जन है। ठीक है, उसी का डिजिटल वर्जन है ये। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट जो है, दिस इज बिलीव टू हैव बीन इंट्रोड्यूस वाया 9 प्रोमिनेंट बैंक्स विच वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ GSEC पायलट प्लान्स। ठीक है, कौन कौन से बैंक्स हैं आपको याद नहीं रखना, बस एक बार देख लीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, IDFC बैंक और HSBC बैंक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें
ये सब सारे बैंक्स इंक्लूड किए गए हैं। अब देख लेते हैं सीबीडीसी के बारे में। तो होलसेल सीबीडीसी पायलट जो हुआ था वो नवंबर 2022 में हुआ था। ठीक है, नवंबर 2022 में होलसेल के लिए सीबीडीसी हुआ था। रिटेल सीबीडीसी कब इंट्रोड्यूस हुआ था साथियों? दिसंबर 22 में। ठीक है, हालांकि ये पूछना नहीं चाहिए, थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ हो गई है, ऑलमोस्ट 1 साल पुरानी, पर फिर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि माइलस्टोन टाइप की चीज़ थी ये आरबीआई के लिए और पूरे इंडिया के लिए, इसलिए थोड़ा याद करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो होलसेल सीबीडीसी कब आया था? नवंबर 2022 में। और जो रिटेल सीबीडीसी थी, सीबीडीसी मतलब आप समझ रहे हैं ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ई रूपी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो आया था दिसंबर 22 में। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों गगनयान से रिलेटेड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 3 के बाद अब सारा ध्यान इसरो का किसकी तरफ है? गगनयान की तरफ है। ठीक है, तो गगनयान का अभी टेस्ट व्हीकल D1 टेस्ट किया गया। ठीक है, कि क्या है टेस्ट व्हीकल D1? मतलब ये स्पेस के जो क्रूज होंगे, क्रू मेंबर्स होंगे, मतलब जो भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे उनके लिए ये टेस्ट किया गया है कि अगर मिशन में कोई खराबी आ जाती है तो वो सही सलामत जो मॉड्यूल है, गगनयान मॉड्यूल है, उससे निकल के आराम से रेस्क्यू किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट व्हीकल अभी टेस्ट किया गया था। ठीक है, हम लोग गगनयान के बारे में देख लेते हैं और इस टेस्ट व्हीकल के बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो गगनयान मिशन आप जानते हैं इसरो का मिशन है। ये क्या है? ये इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाएगा। ठीक है, 3 फ्लाइट सेंड की जाएंगी। ठीक है, 2 अनमैन्ड होंगी, 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। इसमें 3 मेंबर्स होंगे, 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होंगे इंक्लूडिंग अ विमेन। ठीक है, इट विल सर्कल एट लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 to 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ फॉर 5 to 7 days। ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में घूमेगा ये 300 to 400 किलोमीटर्स के ऑर्बिट में। मतलब यहाँ से, जैसे ये अर्थ है, यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूरी के अंदर ये लो ऑर्बिट होती है। ठीक है, उसके ऊपर हाई ऑर्बिट होती है। तो ये लो ऑर्बिट में यहाँ पे ये लोग हैबिटेबल यूनिट में यहाँ पे गगनयान को भेजा जाएगा और यहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉट जो हैं यहीं पे हैबिटेट करेंगे थोड़े दिन के लिए, उसके बाद 5-7 दिन के लिए, उसके बाद लौट आएंगे। ठीक है, तो यही है हमारा गगनयान मिशन। ठीक है, तो अभी अगर आप फॉलो कर रहे होंगे हमारा चैनल तो अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने कल या परसों बात की थी कि मोदी साहब ने इसरो के लिए टाइमलाइन फिक्स कर दी है कि पहला जो कोई इंडियन जो मून पे जाएगा वो 2035 में जाएगा, सॉरी 2040 में जाएगा। और 2035 में क्या होगा? इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे 2035 तक इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। ठीक है, तो आपने अगर पुराने वीडियोस, डेली वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके कवर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसमें कवर कराई गई हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग ने गगनयान का जो मिशन है वो देख लिया कि 3 फ्लाइट्स होंगी, जिसमें से 2 मैन्ड होगी और 2 अनमैन्ड होंगी और 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। ठीक है, और किससे लॉन्च किया जाएगा? GSLV मार्क 3, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से किया जाएगा, जिसको कहते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, ये 3 स्टेज हैवी लिफ्ट व्हीकल होगी जो कि यूज़ की जाएगी गगनयान के लिए। ठीक है, तो ये पेलोड कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में टेस्ट व्हीकल D1 के बारे में देख लेते हैं। TVD1। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया है कि कैसे कैसे काम करेगा। तो ये मान लीजिए गगनयान है ना, तो इसका जो मतलब जिसका अभी टेस्ट हुआ था वो ये टेस्ट व्हीकल है। ये 17 किलोमीटर ऊपर जाके होता है, चलता चला जाता है। फिर अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, इमरजेंसी होती है, तो इसके बारे में क्या होता है कि यहाँ से ये क्रू मॉड्यूल निकल जाता है, अपने आप डिटैच हो जाता है। देखिए यहाँ पे डिटैच हो जाता है। ठीक है, ये क्रू मॉड्यूल यहाँ से डिटैच हो गया, फिर यहाँ से ये नीचे चला आता है और पैराशूट के फ्रेम में ये वाटर बॉडी में आ जाता है, जिससे इंसान मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ये मतलब मॉड्यूल है, ये स्पेस मॉड्यूल टाइप का चीज़ है। इसमें अर्थ लाइक जियोग्राफिकल और फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अगर इससे अलग हों तो आराम से बच जाएं। ठीक है, तो इसरो ने इसको टेस्ट किया था। तो इसरो ने जो टेस्ट किया उसका नाम क्या है? फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1, TVD1, विच विल डिमोन्स्ट्रेट द परफॉर्मेंस ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम ऑफ गगनयान प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रू एस्केप सिस्टम मतलब क्रू एस्केप कर जाएंगे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। ठीक है, तो दिस फ्लाइट विल बी फर्स्ट ऑफ 2 अबॉर्ट मिशंस टू टेस्ट द सेफ्टी मैकेनिज्म दैट विल अलाउ गगनयान क्रू टू लीव द स्पेसक्राफ्ट इन एन इमरजेंसी। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी होती है तो स्पेसक्राफ्ट लीव करके स्पेसक्राफ्ट छोड़ के 17 किलोमीटर पे ये टेस्ट हुआ है। मतलब कि फिर वो निकल जाएगा, एक क्रू मॉड्यूल निकल जाएगा अपने आप, और ये पैराशूट
में तब्दील होकर आराम से फ्लोट करने लगेगा वाटर बॉडीज में। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ये उनकी सेफ्टी के लिए ये डिज़ाइन किया गया है और ये टेस्ट किया गया है। ठीक है, टेस्ट एक्सरसाइज विल सी द रॉकेट राइज टू एन एल्टीट्यूड ऑफ ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर बिफोर एन अबॉर्ट सिग्नल इज ट्रिगर्ड लीडिंग टू सेपरेशन ऑफ क्रू मॉड्यूल विच विल डिसेंड यूजिंग अ पैराशूट फॉर स्प्लैश डाउन इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में आराम से ये लैंड कर जाएंगे जो पूरा क्रू मॉड्यूल है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, इंडिया के लिए, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स के लिए भी और इंडिया के ग्रोथ के लिए भी। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है गगनयान से रिलेटेड। देखिए, गगनयान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने डायमेंशंस हो सकते हैं हम लोग सब कवर करेंगे। ठीक है, जून 2019 में क्या हुआ था, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ऑफ इसरो एंड रशियन गवर्नमेंट ओज ग्लाव कॉस्मोस साइंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रेनिंग विच इंक्लूड्स रशियन सपोर्ट इन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, देयर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड स्पेस ट्रेनिंग। ठीक है, तो रशियन गवर्नमेंट ने गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी है वहाँ के लिए, मतलब कैसे वहाँ पे हैबिटेबल क्लाइमेट नहीं होगा तो कैसे रहेंगे, उनके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, स्पेस ट्रेनिंग के लिए, तो रशियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब गगनयान के मिशन स्टेजेस और क्या क्या होंगे, तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये डमी मास इक्विवेलेंट ऑफ एक्चुअल क्रू मॉड्यूल विच वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 2.5 किलोमीटर बाय इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट हुआ है। ठीक है, गगनयान से कुछ एयर ड्रॉप करना हो तो वो भी हो सकता है। ठीक है, पैड अबॉर्ट टेस्ट हो चुका है, पीएटी। इसमें क्या होगा, जो भी स्पेस क्राफ्ट का अबॉर्ट सिस्टम होगा उसको ट्रायल चेक करने के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो और आराम से स्पेस लॉन्च हो सके, मतलब गगनयान आराम से लॉन्च हो सके। क्रू अबॉर्ट टेस्ट मिशन, ये तो अभी हम लोग ने देखा ही। ठीक है, कि क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल होगा कहाँ पे, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 17 किलोमीटर। ठीक है, और जो ह्यूमनॉइड रोबोट सेंड किया जाएगा उसका नाम होगा व्योम मित्र। ठीक है, व्योम मित्र भी होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन थी जो जो उसके टेस्टिंग्स हुई हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी टेस्टिंग्स हुई हैं, तो आप बता देंगे कि इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट हुआ है, पैड अबॉर्ट टेस्ट हुआ है, क्रू अबॉर्ट टेस्ट मिशन हो चुका है और व्योम मित्र डेवलप किया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आपको यहाँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। डिस्क्रिप्टिव में हो सकता है आपसे पूछ ले, मतलब ऐसे टॉपिक में गगनयान के बारे में, क्योंकि चंद्रयान तो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हो चुका है, तो वो अब नहीं पूछा जाना चाहिए। हो सकता है वो भी पूछ लें, पर हो ज़्यादा चांसेस है कि अब गगनयान के बारे में पूछा जाए, क्योंकि ये नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट है इसरो का और इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इनके सारे स्टेजेस क्लियर हो चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अकॉर्डिंग टू ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट्स, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ऑन टाइम मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर सितंबर 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिक्योर्ड टॉप पोजीशन फॉर वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा है, आपको ये बताना है एज पर ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ऑन टाइम मंथली परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट्स है जिसने अभी एनालाइज किया था एयरपोर्ट्स को और उनकी पंक्चुअलिटी को क्या किया था, रैंक किया था। तो आपको यही बताना है कि सबसे पंक्चुअल इस
रिपोर्ट के अनुसार सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो साथियों इसका सही आंसर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द on time performance monthly reports airports for September 2023 published by aviation analytics firm Cirium। ठीक है, इसको सीरियम जो है पब्लिश करता है। कौन सी? ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट्स एयरपोर्ट फॉर सितंबर 2023। ठीक है, तो ये मंथली रिपोर्ट है जो कि पंक्चुअलिटी इवैल्यूएट करता है एयरपोर्ट्स की। तो सितंबर मंथ में सबसे पंक्चुअल जो एयरपोर्ट था वो था बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, जिसको बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी नाम से जाना जाता है। इसका नाम तो वैसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बैंगलोर में है। इन्होंने टॉप पोजीशन प्राप्त की है एज वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट फॉर पास्ट 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स। ठीक है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, कौन सा? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और ये जो एनालिसिस है ये पब्लिश करता है कौन? सीरियम। ठीक है, सीरियम है बॉडी का नाम जो पब्लिश करती है ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों गवर्नमेंट के गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है किसको? रघुबर दास को। कहाँ का गवर्नर? 26 गवर्नर ऑफ ओडिशा। ठीक है, 26 गवर्नर ऑफ ओडिशा। ठीक है, कहाँ के गवर्नर बने हैं ये रघुबर दास साहब? तो ओडिशा के गवर्नर बने हैं। ठीक है, और तेलंगाना के गवर्नर कौन बने हैं? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू एज 20th गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, तो ये त्रिपुरा के गवर्नर बने हैं और ये ओडिशा के गवर्नर बने हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि दिशा लाल है रघु की। ठीक है, दिशा लाल है रघु की। ठीक है, रघु की दिशा लाल है। ठीक है, दिशा लाल है रघु की। ठीक है, दिशा से याद रखिएगा ओडिशा, लाल से याद रखिएगा ये किसको सक्सीड किए हैं? ये गणेशी लाल को सक्सीड किए हैं। कौन? रघुबर दास। ठीक है, रघुबर दास किसको सक्सीड किए हैं? लाल को, मतलब गणेशी लाल को। कहाँ पे? दिशा में, मतलब ओडिशा में। तो दिशा जो है वो लाल है रघु की। किसकी दिशा लाल है? रघु की दिशा लाल है। ठीक है, रघु की दिशा लाल है। नेक्स्ट है साथियों कौन? तेलंगाना में कौन बने हैं? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, सॉरी त्रिपुरा में बने हैं। ठीक है, ये तेलंगाना के हैं। ठीक है, तेलंगाना के बीजेपी लीडर है। ठीक है, तो ये त्रिपुरा में गए हैं। ठीक है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू विल सक्सीड सत्यदेव नारायण आर्या हु हैज बीन सर्विंग एज गवर्नर ऑफ त्रिपुरा सिंस 2021। ठीक है, तो कैसे याद रखना है कि पूरा सत्य इंद्र की सेना ने नहीं बताया। ठीक है, इंद्र की सेना ने नहीं बताया। ठीक है, इंद्र की सेना ने नहीं बताया पूरा सत्य। ठीक है, पूरा सत्य इंदिरा की सेना ने नहीं बताया। ठीक है, पूरा से याद रखिएगा त्रिपुरा, सत्य से याद रखिएगा सत्यदेव नारायण आर्य, और इंद्र सेना मतलब जो करेंट गवर्नर है ये इनको सक्सीड किया गया। किसको? सत्यदेव नारायण आर्य को। कहाँ पे? पूरा मतलब त्रिपुरा में। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दिशा लाल है रघु की। ठीक है, दिशा एक बार इरेज कर देते हैं फिर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा कलर ले लेते हैं। तो दिशा लाल है रघु की। दिशा से याद रखिएगा ओडिशा, लाल मतलब गणेशी लाल, और रघु से रघुबर दास, ये करेंट है। गणेशी लाल को सक्सीड किया है किसने? रघुबर दास ने। यहाँ पे क्या है? पूरा सत्य इंदिरा सेना ने नहीं बताया। पूरा से क्या था? त्रिपुरा, सत्य से सत्यदेव नारायण आर्य ये, और इंद्रसेना नल्लू मतलब रेड्डी नल्लू जो अभी के गवर्नर बने हैं किसको सक्सीड करके? सत्यदेव नारायण आर्य को। आशा करते हैं आपको ये सारी ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रोजेक्ट उद्भव इज रिलेटेड विद। तो आपको बताना है प्रोजेक्ट उद्भव जो है वो किससे रिलेटेड है? प्रोजेक्ट उद्भव, तो आपके ऑप्शन है इंडिजिनस मिलिट्री डिस्कोर्स, टेल्स ऑफ चंद्र एंड चंद्रयान, स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, या चाइल्ड लिटरेसी। साथियों इसका सही आंसर है प्रमोटिंग इंडिजिनस मिलिट्री डिस्कोर्स। ठीक है, तो प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? ये मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री टर्मिनोलॉजीज के लिए एक रिपोजिटरी कंपाइल करेगा। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ते हैं वॉर के बारे में, जैसे ऑर्डर्स हो गई, ब्रीफिंग्स हो गई,
मिलिट्री वार्स हो गए, जैसे 1400 मिलिट्री आवर्स, ये सब हो गए। तो ये सब वेस्टर्न ओरिजिनेटेड कॉन्सेप्ट है, इसमें इंडियनाइजेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए, मतलब इंडियनाइजेशन करने के लिए, इंडिजिनस टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करने के लिए वॉर में प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया है, ठीक है। Through this project, Indian Army acknowledges that nation is treasure trove of ancient texts and manuscripts that delineate sophisticated, varied and contextually rich strategies in air, statecraft, warfare and diplomacy। जैसे कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है, ठीक है। टाइम मिले तो पढ़िएगा। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत है। ये क्या कहता है? सेवन थ्योरी ऑफ स्टेट है ये, थ्योरी ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट के एक 7 पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें पनिशमेंट होती है जिसको दंड कहते हैं, फोर्ट होता है जिसको दुर्ग कहते हैं, फ्रेंड होता है जिसको मित्र कहते हैं, ठीक है, आर्मी होती है जिसको सेना कहते हैं, कमांडर होता है तो उसको सेनापति कहते हैं, है ना। तो ऐसे कर करके 7 अंग होते हैं स्टेट के या किसी ऐसी एंटिटी के जो कि रूल करता है, ठीक है। तो ये एक मिलिट्री डिस्कोर्स है जो कि इंडियन स्टेट डिस्कोर्स है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिफिक डिस्कोर्स है ये। इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो हमारे वॉर में यूज़ हुई हैं, जैसे महाभारत अगर आप पढ़ें तो उसमें चक्रव्यूह का वो है ना, जानते होंगे आप चक्रव्यूह के बारे में, जिसको भेजना किसी को नहीं आता था ना, तो चक्रव्यूह के बारे में बात हो रही है। तो ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे जो कि इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंडियन इंडिजिनस नॉलेज से रिलेटेड हो। तो इसके लिए प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया है, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी, इसमें क्लैरिटी हो गई होगी कि प्रोजेक्ट उद्भव क्या है। प्रोजेक्ट उद्भव इज सेट टू इमर्ज एज सेंटर ऑफ इंडिजिनस स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो क्या करेगा ये? वीव करेगा स्ट्रेटेजिक वोकैबुलरी एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट इज डीपली एम्बेडेड इन इंडिया फिलोसफिकल एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये जो वॉर टर्मिनोलॉजीज हैं, मिलिट्री टर्मिनोलॉजीज हैं, जिनका ओरिजिन वेस्टर्न कॉन्सेप्चुअल ओरिजिन है, उनको हटा के ये इंडियन बेस्ड या इंडियन एम्बेडेड फिलोसफीज और इंडियन एम्बेडेड कल्चरल हेरिटेज से निकाल के एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे और वोकैबुलरी को बिल्ड किया जाएगा। इसी के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया है, ठीक है साथियों। आगे हम थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारियाँ ले लेंगे। यहाँ पे देखिए पीआईबी की न्यूज़ है साथियों। तो आज रक्षा मंत्री साहब जो कि राजनाथ सिंह है, उन्होंने पहला एडिशन इनॉग्रेट किया इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का, ठीक है। तो मिलिट्री एज एन हेरिटेज यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। मिलिट्री हमारी हेरिटेज जो है वो भी मिलिट्री की जो हेरिटेज है उसको मतलब बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको एक पुश देने के लिए कि हमारी जो हेरिटेज है, जो मिलिट्री हेरिटेज है हमारी बहुत अच्छी है या हमारी काफ़ी इंडियन बेस्ड है, तो इसके लिए ये मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट करेगा क्या? इंडिया की रिच मिलिट्री कल्चर एंड हेरिटेज दैट हैज़ इवॉल्व ओवर सेंचुरीज थ्रू कॉन्वर्सेशंस, आर्ट, डांस, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, एग्जीबिशन। जैसे राणा प्रताप साहब हो गए, ठीक है, इन लोग की वॉर स्ट्रैटेजी थी। सबसे पहले तो महाभारत ही है, उससे बड़ा और क्या ही होगा, ठीक है। तो और कई चीज़ें थी, जैसे महाभारत हो गई, फिर महाराणा प्रताप का युद्ध हो गया, फिर ऐसे ही मेडिवल टाइम्स में युद्ध हुए, मॉडर्न टाइम्स में युद्ध हुए, ठीक है। तो बहुत मतलब जो मिलिट्री हेरिटेज थी, जैसे फिर वो बैटल ऑफ तराइन हुए, बैटल ऑफ बहुत सी बैटल्स, जैसे ढेर सारे बैटल्स हुए थे, हाँ, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को एक जगह कंपाइल करने के लिए, उन सारी चीज़ों से अपनी इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर को रिलेट करने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव का ये लॉन्च किया गया था। और ये जॉइंट कोलैबोरेशन है किसका? इंडियन आर्मी का और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, आर्मी का और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। प्रोजेक्ट उद्भव, ठीक है, उद्भव, प्रोजेक्ट उद्भव, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यू से उद्भव है और यू से यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कि प्रमोट करेगा, जो कि कोलैबोरेट करेगा इंडियन आर्मी के साथ टू प्रमोट इंडिजिनस डिस्कोर्स थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज एंशिएंट स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट इनटू कंटेम्प्रेरी मिलिट्री डोमेन, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, धोर्डो विलेज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात हैज़ गेन्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस, ठीक है। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड इनको मिला है, धोर्डो विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात को, ठीक है। तो आपको पता ही होगा। तो आपको ये बताना है ये बेस्ट टूरिज्म का जो अवार्ड है ये लॉन्च कब से हुआ है, ठीक है, कब से शुरू हुआ है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सिर्फ आपको बस 1 लाइन पढ़ के ही नहीं चले आना है कि बस धोर्डो विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। आपको उसका थोड़ा सा हिस्ट्री जाननी है कि वो अवार्ड कौन देता है, वो अवार्ड कब से देना शुरू किया गया है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तभी तो एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे ना साथियों।
साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं 2020 में लॉन्च हुआ था, 2021 में लॉन्च हुआ था, 2022 में लॉन्च हुआ था, या इसी साल 2023 में ये लॉन्च हुआ है। तो साथियों इसका सही आंसर है 2021, ठीक है। और ये कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस देती है, वर्ल्ड ट्रेड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, एज पार्ट ऑफ UNWTO टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये 2021 में लॉन्च हुआ था। इसके क्राइटेरिया क्या क्या है? कल्चरल, नेचुरल रिसोर्सेज, प्रमोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, टूरिज्म डेवलपमेंट एंड वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस बार ये भी चीज़ आ सकती है कि किसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। तो जो विलेज बहुत जिसको धो धो के एकदम साफ किया होगा उसी को ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है। धो से याद रखिएगा, धो दो, ठीक है। धो धो के जो विलेज एकदम साफ सुथरा किया गया है उसी को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं याद आएगा धो कहाँ है, धोड़ दो कहाँ है, तो आप याद रखिएगा रात में जो विलेज एकदम धो धो के क्लीन किया गया है, साफ सुथरा किया गया है, कब? रात में धो धो के जो भी विलेज साफ किया गया है उसको बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का अवार्ड मिलेगा UNWTO द्वारा, ठीक है। रात में मतलब गुजरात में है ये, धो धो के मतलब धोड़ दो, ठीक है। धो के मतलब धोड़ दो, धो दो, ठीक है। धोड़ो विलेज को ये अवार्ड मिला है, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और ये जो बैकग्राउंड नॉलेज है ये भी आपको मिल गई होगी कि 2021 में लॉन्च हुई थी अंडर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसको कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन किसका इनिशिएटिव है? अरे चलिए आ गया, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है, ध्यान दीजिएगा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अभी आज न्यूज़ आई थी कि इंडियन रेलवे जो है दैट विल ऑपरेट स्पेशल ट्रेन्स टू ट्रांसपोर्ट वॉलंटियर्स ऑफ मेरी माटी मेरा देश फ्रॉम स्टेट कैपिटल्स टू एंड अदर मेजर स्टेशन अक्रॉस कंट्री टू न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें देश भर के लोग अपनी जगह की मिट्टी लेके आएंगे और एक जगह करेंगे समृद्ध भारत या एक भारत के लिए, ठीक है। तो ये कल्मिनेट होगा एज एन इवेंट ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव। ये 9 अगस्त को लॉन्च किया गया था, माई सॉइल माई कंट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है, ठीक है। इट कंप्राइजेज मेनी एक्टिविटीज एंड सेरेमनीज कंडक्टेड अक्रॉस दिस, ठीक है। तो बस याद रखिएगा मेरी माटी मेरा देश जो मेरी माटी मेरा देश कैंपेन है, इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू वीर्स एंड वीरांगनाज हु हैव मेड देयर सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इनिशिएट किया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच कंट्री saw the defeat of constitutional amendment for legislation related with indigenous people of the country, ठीक है। तो किस कंट्री में देखा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि इंडिजिनस लोगों को या ट्राइबल लोगों को एक पार्टिसिपेशन दे सकता था कॉन्स्टिट्यूशन में, पर वो डिक्लाइन हुआ है, आपको ये बताना है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, विच कंट्री सॉ द डिफीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर लेजिस्लेशन रिलेटेड विद इंडिजिनस पीपल ऑफ कंट्री। तो आपके ऑप्शन है आयरलैंड, कीनिया, अल्जीरिया या ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंटली प्रोपोनेंट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन ऑस्ट्रेलिया एंड क्रिएटिंग एन इंडिजिनस कमेटी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जाता और इंडिजिनस कमेटी सेटअप होती अगर ये लेजिस्लेशन पास हो जाता, पर ये रेफरेंडम फेल हो चुका है, ठीक है। This referendum conceded defeat in a referendum that aimed to increase an indigenous voice to parliament, ठीक है। The referendum required majorities in at least 4 of the 6 Australian states as well as national majority to pass, ठीक है। Proposed referendum sought to amend Australia's constitution to officially recognize First Peoples of Australia, which includes both Aborigines and Torres Strait Islander communities, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होना वाला था कि रेफरेंडम पास होता और उसके बाद इंडिजिनस कमेटी सेटअप होती, पर ये फेल हो चुका है क्योंकि वहाँ के ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स ने इसको डिक्लाइन कर दिया है, इस रेफरेंडम में नेगेटिव वोट दिया है, ठीक है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एबॉरिजिन्स या इंडिजिनस पीपल के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने वाला था पर नहीं हुआ, वो कौन सी कंट्री में है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है साथियों। वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे मिलान एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। तो मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलान 24 एक्सरसाइज इज टू बी होस्टेड बाय इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम फ्रॉम 19 to 27 फरवरी 2024, ठीक है। तो जब ये होगी तब तो इसके बारे में न्यूज़ आएगी, तब भी आप एक बार
जान लीजिए, पहले ही जान लीजिए थोड़ा बहुत कि मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस जो होगी वो इंडिया में होगी, ठीक है। किसकी? मिलान एक्सरसाइज की। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, ठीक है। कहाँ पे होगी? विशाखापट्टनम में। कब से होगी? फरवरी 2024 से। मिलान क्या है? मिलान एक्सरसाइज ये बाइनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, और ये कब शुरू हुई थी? 1995 में हुई थी, ठीक है। तो बाइनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बस 2-3 फैक्ट्स हैं, बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। मिलान एक्सरसाइज कब शुरू हुई थी? 95 में। इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, और इसका जो मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस है वो होस्ट करेगा इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम फ्रॉम 19 to 20 फरवरी 2024, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। लास्ट में यहाँ पे कुछ ऐसे ही फैक्ट्स हैं जो वन लाइनर्स हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं। तो HP हेवलेट पैकर्ड ने अपॉइंट किया है किसको? इप्सिता दास गुप्ता को एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड MD फॉर इंडिया, ठीक है। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड MD फॉर इंडिया फॉर हेवलेट पैकर्ड कौन बनी है? इप्सिता दास गुप्ता, ठीक है। एच के बाद क्या आता है? एच के बाद आता है आई, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप कि आई से जो होगा वही वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। इप्सिता दास गुप्ता, ठीक है। और इसमें पी भी है, एंड मतलब सेकेंड इनिशियल इसमें भी पी है, तो आप ऐसे मैच कर सकते हैं कि इप्सिता दास गुप्ता जो है नेक्स्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और MD बनी है इंडिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, रिजर्व बैंक ने अपना सब ऑफिस खोला है कहाँ? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ईटानगर की कैपिटल अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, ठीक है साथियों। अगर आप करंट अफेयर्स हमारे फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग ने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व्स के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनी थी ना। तो उसका क्या हम लोग ने निमोनिक बनाया था? क्या बनाया था कि टाइगर रिजर्व में पकाना मना है, ठीक है। पकाना मना था, ठीक है। पकाना PAKANA। तो ये 3 टाइगर रिजर्व थे जहाँ पे स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश द्वारा। तो ये कौन कौन से थे? P से थे पक्के टाइगर रिजर्व, KA से था कमांग टाइगर रिजर्व, है ना, और NA से था नामदम्बा टाइगर रिजर्व। कल के न्यू करंट अफेयर्स में हम लोग ने इसको कवर किया था, ठीक है। तो हम लोग ने अब इसको रिवाइज भी कर लिया। नेक्स्ट है साथियों, RBI अप्रूव्स कोटक महिंद्रा बैंक टू एक्वायर MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सोनाटा फाइनेंस, ठीक है। कौन एक्वायर करेगा? जिसके पास कोटा होगा, ठीक है। कोटा होगा तो सोनाटा होगा, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, कोटा होगा तो सोनाटा होगा, ठीक है। IRCTC पार्टनर्स विद जोमेटो फॉर डिलीवरी ऑफ प्री बुक्ड मील्स, ठीक है। IRCTC ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? जोमेटो ने किसके साथ किया है? IRCTC के साथ की है, ठीक है। किसके लिए? प्री बुक्ड मील्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, जापान बिकम्स फर्स्ट नेशन टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफशोर व्हीकल, ठीक है। तो जापान जो है पहला नेशन बना है ऐसा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन यूज कर सकता है फ्रॉम एन ऑफशोर वेसल, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, HP किसको अपॉइंट किया है? इप्सिता दास गुप्ता को। कैसे याद करेंगे? H के बाद लाता है आई, तो आई से इप्सिता, ठीक है। और P सेकेंड इनिशियल, इनका P यहाँ से मैच कर रहा है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहाँ पे अपना नया सब ऑफिस खोला है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। कोटक महिंद्रा किसको एक्वायर करेगा? सोनाटा को। कोटा है तो सोनाटा है, ठीक है। IRCTC ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो जोमेटो के साथ पार्टनरशिप की है फॉर प्री बुक्ड मील्स। और जापान ऐसा पहला नेशन बना है जो कि यूज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन फ्रॉम एन ऑफशोर वेसल, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 न्यूज़ है स्टेट से रिलेटेड। तो असम ने अपना सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर स्टेट बिल्ड किया है जिसका नाम है श्रद्धांजलि, ठीक है। किसका नाम है? श्रद्धांजलि, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि पहला कौन सा फ्लाईओवर इनका स्टेट में लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो असम में इनॉग्रेट किया गया है श्रद्धांजलि, जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, शाम को जली, ठीक है। शाम को जली, ठीक है। जली से श्रद्धांजलि, ठीक है। असम मतलब शाम, यहाँ से याद रखिएगा शाम, और यहाँ से याद रखिएगा जली, ठीक है। तो शाम को जली, ठीक है। शाम को क्या जली? मतलब कुछ भी जली, शाम को जली, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर स्टेट है कहाँ का? अगर आपसे पूछा जाएगा असम का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट कहाँ है, तो आप याद रखेंगे शाम को क्या होता है? शाम को जली, ठीक है। तो जली मतलब श्रद्धांजलि। और दिया जाएगा कि श्रद्धांजलि जो फ्लाईओवर है वो किस स्टेट का है, तो आप बताएंगे जली कब जली? शाम को जली, ठीक है। तो असम, शाम से असम, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है साथियों, हैदराबाद टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ ई प्रिक्स इन 2024, ठीक है। तो ये ई प्रिक्स का क्या मतलब है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्स यूज होती हैं, ठीक है। प्रिक्स तो आपको पता होगा कि रेसिंग कार्स होती है, फॉर्मूला 1 रेसेस होती हैं, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड एडिशन कहाँ होगा? हैदराबाद में 2024 में, ठीक है। पहला एडिशन भी हैदराबाद में ही हुआ था इसका, ठीक है।
तो ई, यहाँ पे ई का क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिकली पावर्ड फार्मूला ई रेस हेल्ड इन हैदराबाद, ठीक है। इट वाज हेल्ड एज पार्ट ऑफ 2023, तो 2022 में ऑलरेडी, 22-23 में ऑलरेडी ये एक बार हैदराबाद होस्ट कर चुका है, अब फिर से एक बार होस्ट करने वाला है। कहाँ? कौन? हैदराबाद, ठीक है साथियों। यहाँ पे शाम को जली, मतलब असम और श्रद्धांजलि, और हैदराबाद जो करेगा क्या, सेकेंड होस्ट है किसका? ई प्रिक्स 2024 का, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें सही लगी होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। खूब मेहनत करते रहिएगा, एंजॉय करिएगा प्रोसेस, बहुत जल्द आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, और खूब पढ़िएगा, खूब मेहनत करिएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।